हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले पीरियड में हमने हमारा जो अगला वीडियो था उसके अंदर हमने एक चैप्टर महाकवि कालिदास जो हमारा 19 चैप्टर है वो चल रहा था, उनकी एक्सरसाइज मैं आज करवा रही हूँ। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आगे इनकी एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है इस चैप्टर के शब्दार्थ और टिप्पणी। तो शब्दार्थ के अंदर सबसे पहले है अभिभावक। तो उनका अर्थ होता है बच्चों के पारिवारिक रक्षक। अभिभावक यानी बच्चों के पारिवारिक रक्षक। उनके बाद है शास्त्रार्थ। तो उनका अर्थ होता है शास्त्र संबंधी चर्चा। फिर है अनुरोध, आदेश या तो ग्लानि। तो अनुरोध यानी आदेश, फिर ग्लानि दुख, पीड़ा, संकेत तो इशारा, एकाएक तो सहसा, निरक्षर तो अनपढ़ और रोचक यानी आकर्षक। ये थे आपके शब्दार्थ। आपको समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। फिर है इनका स्वाध्याय, इनके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है महाकवि कालिदास चैप्टर का पहले निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के अंदर है पहला क्वेश्चन, कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताइए। तो इनका आंसर यहाँ है। यहाँ सारे क्वेश्चन आंसर है, एक एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है कालिदास के जन्म स्थान का नाम बताए। तो उनका आंसर है कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी, जो अभी का हाल का उज्जैन है। पहले के जमाने में उसको उज्जैनी बोलते थे, पर अभी उसको उज्जैन कहते हैं, वो माना जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेघदूत का नायक कौन है। तो उनका आंसर है कि मेघदूत का नायक एक अक्ष है, उनके अंदर यक्ष की बात की है, इसलिए वो उनका नायक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, विक्रम संवत का आरंभ किसने करवाया था। विक्रम संवत का उनका आंसर है विक्रम संवत का आरंभ उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनके अंदर जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है। तो उनका आंसर है निरक्षर कालिदास के पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। अज्ञता यानी कि बुद्धू, उनको ज्ञान नहीं है किसी बात का। इस तरह का जो इंसान होता है वो उनकी अज्ञता। तो इस तरह से हमें देखने को मिला, हमारे चैप्टर में दिया गया है कि कालिदास पहले ऐसे इंसान थे कि जिस डाल पर बैठते थे उसी डाल को वो काटते थे, इसीलिए वो इस तरह के अज्ञात थे, उनको किसी चीज का ज्ञान नहीं था। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 2, विद्योत्मा का परिचय दीजिए। तो उनका आंसर है विद्योत्मा राजा शारदानंदन की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर
सुंदर थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उससे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसी के साथ वह विवाह करेगी। तो विद्योत्मा है, वो शारदानंदन नाम के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। पर विद्योत्मा इतनी गुणी थी, साहसी थी और इतनी पढ़ी लिखी यानी ज्ञानी भी थी और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी वो। इसलिए दूर दूर तक उनकी कीर्ति इस तरह से फैली हुई थी विद्योत्मा की। पर उनको अपने इस रूप का बहुत घमंड था। वो इतनी ज्ञानी थी, इसलिए उसको उनका घमंड था। इसलिए उसने एक शर्त रखी थी कि जो कोई व्यक्ति उनको शास्त्रार्थ में हरा देगा, उन्हीं के साथ वो शादी करेगी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। आंसर, महाकवि कालिदास की कृतियां टोटल उन्होंने 7 अलग अलग रचना की। जो मुख्य उनकी रचना थी उनके ग्रंथों में, ये 7 उनकी मुख्य रचनाएं थी। पहला है ऋतु संहार, फिर है मालविकाग्निमित्र, फिर है विक्रमोर्वशीयम और 4 नंबर पर है कुमार संभवम, फिर है मेघदूत और 6 है रघुवंश और 7वां है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इन 7 ग्रंथों की रचना में कालिदास ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है और उनका वर्णन इस तरह से देखने को मिला है कि सरल भाषा होती है, सब लोग अच्छी तरह से उसको समझ सकते हैं। और ऋतु संहार के अंदर उन्होंने प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग बहुत सारे क्षेत्रों का, बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने लिखा है। जैसे कि रघुवंश में भगवान राम की बात हम जानते हैं, रामायण आपने देखी होगी, तो रामायण की बात उसके अंदर है। तो राम के पूर्वजों से लेकर राम के पुत्र तक की बात रघुवंश में देखने को मिलती है। मेघदूत में यक्ष की बात की है, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की बात की है। वैसे अलग अलग उन्होंने सारी बातें इन ग्रंथों में हमें बताई है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। तो पहला है जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो ऐसा, तो उनको क्या कहेंगे एक शब्द में? तो सर्वहितकारी। फिर दूसरा है विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा। विद्वान जो एक दूसरे विद्वान के साथ जो अंदर वो लोग चर्चा करते हैं, उस चर्चा को क्या कहते हैं? तो कि उनको शास्त्रार्थ कहते हैं। जिस तरह से विद्योत्मा हर किसी इंसान के साथ शास्त्रार्थ करना चाहती थी और उनको जो शास्त्रार्थ में हराएगा वो उनका पति बनेगा, वो उनके साथ विवाह करेगी। फिर है तीसरा, विद्या में जो उत्तम हो, विद्या के अंदर जो उत्तम हो ऐसा, तो उसको क्या कहते हैं? तो कि उसको कहते हैं विद्योत्मा। जैसे यहाँ महाराजा की पुत्री का नाम था विद्योत्मा। तो विद्या के अंदर जो उत्तम हो, विद्या अच्छी तरह से जानती हो, ऐसे व्यक्ति को हम विद्योत्मा कहेंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आपके चैप्टर के अंदर जो दी गई है वो। फिर क्वेश्चन फिर
इक्वेशन नंबर 4 है, ये 3 हमने किया। निम्नलिखित विधानों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले ब्लैंक है, विद्योत्मा के एक उंगली दिखाने में खाली जगह भाव था। विद्योत्मा जब शास्त्रार्थ कर रही थी ना कालिदास के साथ, तब उनके एक उंगली उठाने का क्या अर्थ था, भावार्थ क्या था? तो उनका भावार्थ था, उनका आंसर है ईश्वर के एक होने का भाव था। ईश्वर एक है ऐसा उनका कहने का भाव था। ईश्वर के एक होने का भाव था। फिर दूसरी ब्लैंक है, सृष्टि का निर्माण खाली जगह तत्वों के मेल से होता है। तो सृष्टि का निर्माण जो होता है वो 5 तत्वों से होता है। तो यहाँ उन 5 तत्वों की बात कर रहे थे जब कालिदास ने 5 उंगलियों को इकट्ठा करके मुक्का बनाया था। अग्नि, जल, वायु, ये जो हमारे 5 तत्व है ना, पानी, ये सारे 5 तत्व, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 5 तत्वों की यहाँ बात की है। फिर है तीसरा, ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा। तो ऊंट की बोली सुनकर कालिदास क्या बोल उठे? उट्र उट्र, ऊंट आया उठाया, ऐसा ऊंट का आवाज सुन के उसको पता चल जाता है कि ऊंट की आवाज है, इसलिए वो उट्र उट्र ऐसा बोलने लगते हैं। और तभी विद्योत्मा को पता चल जाता है कि उसका पति है वो कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है, ये बिल्कुल बुद्धू आदमी है, एकदम मूर्ख इंसान है। और फिर उनको वहां आने से मना कर देती है। फिर ये चैप्टर की जो सारी एक्सरसाइज थी वो मैंने करवा दी। इनके साथ में आपको हेतु लक्ष्य प्रश्न कुछ करवा रही हो, जो एक तो वाक्य के फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यू है वगैरह जो है आपके चैप्टर के, वो मैं यहाँ आपको इनके साथ करवा रही हूँ। तो ये है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो हमारे चैप्टर में दी हुई है इनसे थोड़ी अलग, इनके अलावा और भी ब्लैंक्स है वो मैं आपको कॉपी करवा रही हूँ। पहली ब्लैंक्स है, उन दिनों खाली जगह में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। तो धारा नगरी या उज्जैनी, तो उनका सही आंसर है उज्जैनी में उनका राज्य था। फिर दूसरी ब्लैंक है, महाकवि कालिदास शुरू से खाली जगह नहीं थे, विद्वान नहीं थे या मूर्ख नहीं थे। तो महाकवि कालिदास है वो शुरू से ही विद्वान नहीं थे। और दूसरा है, तीसरी ब्लैंक है, कालिदास के खाली जगह प्रमुख ग्रंथ है। कालिदास ने मुख्य ग्रंथ कितने लिखे हैं? तो 7 या 5। तो उन्होंने 7 ग्रंथ लिखे हैं, वो उनके प्रमुख ग्रंथ है। और भी लिखा है पर जो मुख्य जिनको कहते हैं ना प्रमुख, वो 7 ग्रंथ है, जिनके सातों के साथ मैंने आपको नाम भी बताए। फिर है 4th नंबर की, विद्योत्मा ने खाली जगह में उसे हराने वाले से विवाह करने की घोषणा की थी। तो शास्त्रार्थ में या वाद विवाद में? तो इनका सही आंसर है शास्त्रार्थ में। विद्योत्मा ने इस तरह की शर्त रखी थी कि जो उनको शास्त्रार्थ में हरा देगा वही उनका पति बनेगा, वही उनके साथ विवाह कर पाएगा। फिर आगे है 5th नंबर की ब्लैंक्स, विद्योत्मा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया। तो उन्होंने किसकी ओर संकेत किया विद्योत्मा ने? तब के पंडित की ओर या पंचतत्वों की ओर? तो उनका सही आंसर है पंचतत्वों। किसकी ओर इशारा किया था उनको?
किसकी बात कर रही थी संकेत में? तो वे पंचतत्वों की बात कर रही थी। फिर आगे है सही या गलत विधान। पहला विधान है कालिदास शुरू से ही विद्वान थे। तो ये विधान गलत है, वो पहले मूर्ख थे, विद्वान नहीं थे। फिर दूसरा है एक उंगली उठाने का अर्थ ईश्वर एक है ऐसा बताया। तो ये विधान सही है, क्योंकि वो एक उंगली से ये दिखा रही थी ना कि ईश्वर एक है। फिर आगे है तीसरा शास्त्रार्थ में विद्योत्मा जीत गई। तो ये गलत है, क्योंकि कालिदास जीत गए थे, उन्होंने अपनी हार मान ली थी। फिर 4 नंबर कालिदास को मां जगदम्बा का वरदान मिला। ये बात भी गलत है। कालिदास को काली का वरदान मिला था, इसलिए उनको काली का दास कहा जाता है, क्योंकि मां काली जो है ना उनका वरदान, उसने उनकी आराधना की थी, का अनुष्ठान किया था और फिर वो उन पे प्रसन्न होती है, इसीलिए वो कालिदास कहलाए, काली का दास। तो ये विधान गलत है। फिर आगे है फिफ्थ कालिदास ने संस्कृत के 7 ग्रंथों की रचना की। तो ये विधान सही है, उन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी। फिर 6 मेघदूत में वर्षा काल और विरह का वर्णन किया गया है। ये भी सही है। फिर 7 विक्रमादित्य के दरबार में 7 रत्न थे। तो ये भी वाक्य है वो गलत है। 9 रत्न थे। कितने थे? 9 रत्न, 7 रत्न नहीं थे उनके दरबार में। फिर 8 नंबर राजा विक्रमादित्य साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार नहीं थे। तो ये विधान गलत है, वो जानकार थे ना। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो सबसे पहले है जो शब्द प्रश्न वो है पहला क्वेश्चन, संस्कृत के महाकवि के रूप में हम किसे जानते हैं? तो इनका आंसर है कि संस्कृत के महाकवि के रूप में हम महाकवि कालिदास को जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कालिदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो उनका आंसर है कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी है। फिर है कालिदास युवावस्था में कैसे थे? तो उनका आंसर है कालिदास युवावस्था में मूर्ख थे। फिर चौथा क्वेश्चन है बाद में कालिदास को किसका वरदान मिला? तो महाकवि कालिदास को उन्होंने मां काली मां की उपासना की, उनकी आराधना की, इसलिए उनको काली का वरदान मिला, मां काली का वरदान उसको मिला था। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहले है महाकवि कालिदास। तो उनके अ ब क यहाँ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से पहले आएगा बाण से पहले हुए थे, बाण के बाद हुए थे या बाण के समकालीन थे। तो महाकवि कालिदास है वो बाण से पहले हुए थे। अ आंसर है वो उनका सही आंसर है, क्योंकि कालिदास की कृतियों में बाण का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, इसलिए वो बाण की कृति में कालिदास का उल्लेख है, इसलिए बाण से पहले कालिदास हुए थे। फिर दूसरा है पंडितों ने मूर्ख युवक को, तो बहुत बड़ा शास्त्रकार बताया, वक्ता और उपदेशक बताया, कि अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया। तो इनका सही आंसर है पंडितों ने मूर्ख
युवक को अपना गुरु और बहुत बड़ा विद्वान बताया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कालिदास विश्वविख्यात है, तो उनका आंसर है अपने नाटकों के लिए, ब अपने पात्रों के लिए और क अपनी उपमाओं के लिए। तो उनका सही आंसर है क, कालिदास विश्वविख्यात है अपनी उपमाओं के लिए। उनको सारा विश्व जानता है उनकी उपमाओं की वजह से। अब आगे है विकल्प, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 जो विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले विकल्प है राजा विक्रमादित्य का राज्य कहाँ था? तो ए धारानगरी में, बी उज्जैनी में, सी पाटलिपुत्र में या डी श्रावस्ती में। तो इनका सही आंसर है बी उज्जैनी में उनका राज्य था। फिर है दूसरा, कालिदास किन में प्रवीण हो गए? तो ए कलाओं में, बी विद्याओं में, सी शास्त्रों में, तो डी तंत्रों में। तो उनका सही आंसर है बी विद्याओं में वो पंडित हो गए, प्रवीण हो गए। फिर तीसरा विकल्प है अभिज्ञान शाकुंतलम में खाली जगह फिर डॉट। तो उनका पहला आंसर है राजा भोज और उसकी रानी की कथा है, बी राजा भीमसेन और पद्मावती की कथा है, सी राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा है, और डी राजा पुष्पसेन और वल्ली की कथा है। तो इनका सही आंसर रहेगा सी राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा इनमें हमें देखने को मिलती है। फिर है फोर्थ विकल्प, विक्रमादित्य कौन थे? तो ए उज्जैन के मंत्री थे, बी उज्जैन के राजा, सी उज्जैन के कवि और डी उज्जैन के साहित्यकार। तो उनका सही आंसर है बी, वो उज्जैन के राजा थे। कौन थे? उज्जैन के राजा थे। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा? तो ए उनके घर वालों ने यह नाम रखा था, बी उनकी मां ने यह नाम रखा था, सी मां काली की कृपा के कारण, डी मां काली का पुत्र होने के कारण। तो उनका सही आंसर है सी मां काली की कृपा के कारण उनका नाम कालिदास पड़ा था। अब आगे इसका ग्रामर व्याकरण हम करेंगे। सबसे पहले है इनके पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द के अंदर तो सबसे पहला है अनुरोध, तो उनका आंसर होगा आग्रह। फिर दूसरा है निरक्षर, तो उनका होगा अनपढ़, ये उनकी समानार्थी शब्द है। तीसरा है रोचक, तो उनका अर्थ है दिलचस्प। फिर है ग्लानि, तो दुख, ग्लानि होना यानी दुख होना, उनका हमें दुख है। फिर है एकाएक यानी अचानक। फिर है उपासना, तो पूजा। 7 विद्या, तो शाखा। 7 प्रवीण, तो कुशल। 9 अनावृत, तो खुला हुआ। शीघ्र यानी जल्दी। ये थे इनके समानार्थी शब्द इस चैप्टर के। फिर है इनके विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द। फर्स्ट है आवृत, तो उनका विलोम है अनावृत। मंद, तो उनका है तीव्र। फिर है पंडित, तो उनका विलोम शब्द है मूर्ख। फिर फोर्थ निर्माण, तो विनाश। फिफ्थ संस्कृत, तो असंस्कृत। सिक्स्थ निरक्षर, तो साक्षर। ये थे इनके विलोम शब्द।
अब आगे है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी लिखिए। यहाँ वर्तनी को आपको सुधारना है। तो सबसे पहले कालिदास, तो कालिदास के अंदर काली है, ली है, वो दीर्घ है, तो वहां दीर्घ नहीं आएगा, ह्रस्व ली आएगा। फिर दूसरा है विक्रमादित्य, तो उसके अंदर भी विक्रमादित्य के अंदर वी है, वो दीर्घ दिया है, वो दीर्घ नहीं आएगा पर ह्रस्व भी आएगा। फिर है विद्योत्मा, तो उसके अंदर भी ऐसा ही, विद्योत्मा के अंदर वी है, वो दीर्घ है पर दीर्घ नहीं आएगा, कैसा आएगा, ह्रस्व भी आएगा। फिर है प्रवीण, तो इनके अंदर ह्रस्व दिया है तो वहां दीर्घ भी आएगा। फिर है ईश्वर, तो यहाँ स है वो नहीं आएगा पर जो राउंड वाला श है वो श आएगा, ईश्वर आएगा। ठीक है, ये वर्तनी भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए अच्छी तरह से आपको करनी है। फिर है क्वेश्चन 4, संधि विग्रह। निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। तो सबसे पहले उपेक्षा, तो उपेक्षा का संधि विग्रह होता है उप प्लस इक्षा, तो उपेक्षा। फिर दूसरा है गुरुपदेश, तो गुरु प्लस उपदेश। फिर तीसरा है विद्योत्तमा, तो विद्या प्लस उत्तमा। फिर फोर्थ उत्तराधिकारी, तो उत्तर प्लस अधिकारी। फिफ्थ शास्त्रार्थ, शास्त्र प्लस अर्थ। सिक्स निरक्षर, नीह बता अक्षर। फिर सेवंथ है व्याधि, वी बता आदि। तो ये थी आपकी संधि विग्रह। फिर है भाववाचक संज्ञा, पढ़कर लिखिए। ये आपको वाक्य के अंदर भाववाचक संज्ञा कौन सी है वो आपको पहचानना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है, संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वता के अनेक प्रशंसक है। तो इनके अंदर विद्वता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। फिर 2 नंबर, विद्योत्मा अत्यंत ही सुंदर, ज्ञानी और गुणी थी, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा करते थे, तो भाववाचक संज्ञा इनमें आएगी प्रशंसा। फिर 3rd नंबर, समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था, तो इनमें है सम्मान, वो है भाववाचक। फिर 4th, कालिदास ने बाद में अनेक विषयों में प्रावीण्य प्राप्त कर लिया, तो प्रावीण्य है वो उनकी भाववाचक संज्ञा हुई। इनके बाद है कर्तवाचक संज्ञाएं पहचाननी है। पहला है कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो कवि वो उनका कर्तवाचक, वो कार्य वो कर रहे थे इसलिए। फिर दूसरा है राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे, तो जानकार वो उनकी कर्तवाचक संज्ञा होगी। फिर संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है, तो साहित्यकार वो कर्तवाचक है। फिर है विद्योत्तमा के अनेक प्रशंसक उसकी सुंदरता, गुण और ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, तो प्रशंसक ये उनकी कर्तवाचक संज्ञा हुई। तो यहाँ आपका एक चैप्टर समाप्त होता है, इनके साथ आपकी सारी एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर नंबर 20 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट।